नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए UGC नेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कार्योत्तर पद्धति। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को कह देना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण संबंधित सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो ऑप्शन ए है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन बी है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ऑप्शन डी है अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? तो ऑप्शन ए है अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। ऑप्शन बी है अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। ऑप्शन सी है प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना। और ऑप्शन डी है अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो पूछा है शोध करने के लिए कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे चौथा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है? पूछा है कि जहां आप समान परिस्थिति के लोग हैं वहां ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्षैतिज संप्रेषण। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्षैतिज संप्रेषण। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। पूछा है एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सबसे सर्वोत्तम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6वां प्रश्न है, प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? पूछा है प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो ऑप्शन ए है क्षिप्त आवेग। ऑप्शन बी है प्रत्याशित उत्तेजना। ऑप्शन सी है होमोफिली का मुद्दा। और ऑप्शन डी है परिस्थिति विस्थापन। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रत्याशित उत्तेजना। ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? पूछा है संपोषक विकास का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी सही है, 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है? पूछा है मूल्य शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा। ऑप्शन बी है मूल्यों पर व्याख्यान। ऑप्शन सी है मूल्यों पर संगोष्ठियाँ। ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति हो जाएगा। प्रस्तुति छूट गया था, यहाँ पे प्रस्तुति होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो पूछा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मोजिल्ला फायरबॉक्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। मोजिल्ला फायरबॉक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे है 10वां प्रश्न है, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में आती है, तो अवशिष्ट शक्तियों में, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी सही है, समवर्ती सूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 11वां प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है। पूछा है इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर है, एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। पूछा है एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं, तो 10 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स और 16 बिट्स। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 8 बिट्स। एक कंप्यूटर में एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है कीटनाशक, ऑप्शन सी है पारा और ऑप्शन डी है सीसा। तो किस प्रदूषण के कारण जो है मानव को कैंसर हो जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, सीसा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर है, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम रूप में लिखना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। पूछा है कि एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है, तो कौन सा वो एक पत्र है। तो ऑप्शन ए है मेल मर्ज, ऑप्शन बी है मेल ज्वाइन, ऑप्शन सी है मेल कॉपी और ऑप्शन डी है मेल इंसर्ट। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मेल मर्ज। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। पूछा है वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। तो ऑप्शन है स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग और मिश्रित अध्ययन। तो वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी ई लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ई लर्निंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए है डाटा शेयरिंग नीति, ऑप्शन बी है शोध प्रारूप, ऑप्शन सी है स्वत्वाधिकार यानी कॉपीराइट, ऑप्शन डी है पेटेंट नीति। तो पूछा है कि शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश में शामिल नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोध प्रारूप। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर है, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन नंबर ए सही है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया, आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर है, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आती है या आएगी उतना ही अधिक अपेक्षाएं जो है किससे होगी। तो राज्य से होगी, परिवार से होगी, समाज से होगी या
शिक्षक से होगी। तो किसी शैक्षणिक संस्थानों में अगर समस्या आएगी तो छात्र जो है किससे अपनी उपेक्षाएं रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, शिक्षक से होगी। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? पूछा है आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है मानकीय, ऑप्शन सी है स्थानीय और ऑप्शन डी है संख्यात्मक। तो वर्गीकरण के विधि में सम्मिलित नहीं है, आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मानकीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। 21 नंबर है, अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है कहलाता है। पूछा है अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, स्वनिर्मित परिभाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। 22 नंबर है, संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष करता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए है एक वैध तर्क, ऑप्शन बी है एक निष्कर्षक, ऑप्शन सी है एक तर्क और ऑप्शन डी है एक स्पष्टीकरण। तो संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो निष्कर्ष करता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एक तर्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक तर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है नज़र मिलाने से, ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति के प्रयोग से, ऑप्शन सी है आवाज़ स्तर के परिवर्तन से और ऑप्शन डी है अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से। तो कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर किससे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे हम आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF का लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।